हेलो एवरीवन। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल एस्पायरेंट्स यूपीएससी आईएएस में। तो मैं आज आपको मार्च 9 2022 का द हिंदू का एनालिसिस देने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पेज पे ये है कीप ड्रॉप पेज फॉर नेटो। ठीक है, तो इसमें क्या देखना है देखिए। ठीक है, जो प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, ठीक है, उन्होंने कहा है नो लॉन्गर प्रेसिंग फॉर नेटो मेंबरशिप फॉर यूक्रेन। ठीक है, अब वो जो नेटो प्रेस कर रहा था कि मेंबरशिप के लिए यूक्रेन को, अब वो उसका पार्ट बनना नहीं चाहते हैं। ठीक है, और उन्होंने बोला है कि वो ओपन है कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, जो स्टेटस है उनका टू ब्रेक वे को लेके रशिया के साथ। ठीक है, और उन्होंने इस बारे में भी बात करी है कि जो नेटो है वो बोल रहे हैं, मतलब अभी आपने न्यूज़ चैनल्स वगैरह में देखे ही होगा कि उनका स्टैंड ऐसे आया है जो प्रेसिडेंट है यूक्रेन के, कि मतलब जैसे नेटो उनके समर्थन में नहीं आया, तो उन्होंने ये भी बोला है कि नेटो इज़ नॉट प्रिपेयर टू एक्सेप्ट यूक्रेन, कि नेटो अभी प्रिपेयर नहीं है कि वो एक्सेप्ट कर सके यूक्रेन को। और वो ये भी बोल रहे हैं कि जो एलाई है, ठीक है, वो अभी डर रही है कंट्रोवर्शियल थिंग्स से, ठीक है, और कन्फ्रंट करने के लिए रसिया से। उन्होंने ये भी ऐड किया। और आपने देखा होगा कि उन्होंने कैसे बोला है कि जब जो नो फ्लाइंग जोन बनाने को यूक्रेन की मांग थी, ठीक है, नेटो एलाई से कि और कि उसको बना दिया जाए नो फ्लाइंग जोन, फिर भी उसने उस चीज़ का समर्थन नहीं किया। और उसने बोला कि ये हमारा हम वॉर का हिस्सा नहीं है, हम इसमें शामिल नहीं हैं, और उसने वो चीज़ नहीं किया। ठीक है, तो उसके चलते क्या हुआ कि रसिया भी, आप देख रहे हो सुबह भी ये आ रहा था कि अभी रशिया आज बहुत और सारी जो भी पार्ट हैं जिसमें वो कब्जा करना चाहता था वो कर लेगा, और वॉर इतने दिन से चली आ रही है। तो अभी नेटो से भी एक कॉन्फ्लिक्ट यूक्रेन का दिख रहा है कि यूक्रेन को मतलब लग रहा है कि पहले तो नेटो की मेंबरशिप के लिए उसने हमें अप्रोच किया, और हम ये सब वही सबको लेके हो रहा है, उसी चीज़ों को लेके, और अभी नेटो ही पीछे हो गया। ठीक है, तो उसको लेकर के किस तरीके का स्टैंड जो प्रेसिडेंट है वहाँ के वोलोदाइमा जेलेंस्की, उन्होंने क्या बोला है उस चीज़ को लेके है। आगे देखते हैं। सेम पेज नंबर फर्स्ट पे ही है, अमेंडमेंट प्रपोज टू मेक लैंड पूलिंग मैंडेटरी। अब लैंड पूलिंग मैंडेटरी करने की बात यहाँ पे हो रही है, और डीडीए स्कीम को लेके हो रही है। डीडीए स्कीम कुछ लोग जानते होंगे जो दिल्ली से हैं, या बाहर के भी लोग को पता ही होगा कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है डीडीए। ठीक है, उसको लेके बात चल रही है यहाँ पे, आर्टिकल जो है ये उसको लेके, और वो फेस कर रही है एक टाइप का हर्डल। ठीक है, उसको मुश्किलें आ रही हैं एग्जीक्यूट करने के लिए, जो भी लैंड पूलिंग पॉलिसी है। और यूनियन मिनिस्टर जो है हाउसिंग और अर्बन अफेयर के लिए हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने क्या बोला है कि जो अमेंडमेंट है, ठीक है, दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट 1957, ठीक है, वो उसको जो प्रपोज किया गया है वो इम्प्लीमेंटेशन को स्पीड अप करने के लिए प्रपोज किया गया था, वो ये बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, अब ये इसमें ये देख लो कि अकॉर्डिंग टू लैंड पूलिंग पॉलिसी 70% कॉन्टिजियस लैंड इन सेक्टर इज रिक्वायर्ड टू अटेन एलिजिबिलिटी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लैंड ओनर कंसोर्टियम। ठीक है, लैंड ओनर कंसोर्टियम को लेके भी यहाँ पे बात चली है। तो ये ऑल अबाउट डीडीए, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी को लेके है, और आपको डीडीए फ्लैट्स वगैरह इसके बताइए होगा, डीडीए फ्लैट की स्कीम, उसके चलते कैसे लोगों को जो घर प्रोवाइड कराए जाते हैं, कई बार वो होता है कि इंस्टॉलमेंट में हो जाता है। तो उस सब चीज़ों को लेके ये इसमें है, ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में टोटल 104 विलेज ऐसे हैं जो आइडेंटिफाई किए गए हैं लैंड पूलिंग के लिए। उसमें से 16 जो है वो हाई प्रायोरिटी सेक्टर के लिए हैं। जोन्स में जो जोन है वो है LNP 2, ठीक है, उनको आइडेंटिफाई किया गया है डीडीए के द्वारा। ठीक है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने उनको आइडेंटिफाई किया है, और ये जो है वो एक रेट ऑफ पार्टिसिपेशन है, रीज़न फॉर हाई प्रायोरिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। एडिटोरियल वाले सेक्शन पे आप ये क्लियर सिग्नल्स ये पढ़ लीजिएगा, और रिव्यू टैक्स इंक्रीज स्टब आउट टोबैको प्रोडक्ट यूज़ ये पढ़ लेना, और ये ग्लोबल स्टैगफ्लेशन रिस्क ये भी पढ़ लेना है। स्टैगफ्लेशन वगैरह आप इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके होंगे, तो ये वहाँ पे देख लीजिएगा। इन्फ्लेशन, ठीक है, डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, सारी चीज़ें क्या होती हैं ये इकोनॉमिक्स में आपने NCERT में भी, स्टैंडर्ड बुक में भी पढ़ा होगा, और आपने अगर कहीं से कोचिंग करी होगी तो वहाँ पे भी पढ़ा होगा। नेक्स्ट देखते हैं।
चाइना टेक अवे फ्रॉम द वॉर, ये भी आप पढ़ लेना, ठीक है। पेज नंबर 7 एडिटोरियल का जस्ट बगल वाले पेज पे ये वाला आप आ जाओ। इसमें ये है इंडिया चाइना टू होल्ड फ्रेश राउंड ऑफ टॉक। तो इसमें ये है कि ये बताया, ये को लेके बात हुई है कि इंडिया और चाइना को फ्रेश राउंड ऑफ टॉक करने की ज़रूरत है, ठीक है। और जो दोनों साइड से, ठीक है, एक अचीव किया जा सके एक टाइप का रिजोल्यूशन बैलेंस करने के लिए जो भी फ्रिक्शन एरियाज़ हैं उसको इंडिया और चाइना जो है वो म्यूचुअली डिसाइड की है कि एक फ्रेश राउंड ऑफ कॉर्प्स कमांडर टॉक होगा, ठीक है। इंडियन साइड ऑफ चुशुल मोल्डो मीटिंग पॉइंट ऑन March 11, ठीक है। 11 मार्च को बात करने की बात चली है। तो ये LAC का स्टैंड को लेके बात करी जाएगी दोनों तरफ से, कि जैसे आप ही देखते होंगे कि न्यूज़ चैनल्स वगैरह में, और वैसे भी कि कभी जो भी ट्रूप्स जो भी वहाँ पे बॉर्डर पे तैनात रहते हैं वो आगे बढ़ाते हैं तो टेंशन का माहौल आ जाता है। तो LAC के स्टैंड को, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के स्टैंड को लेकर के बात करी गई है इधर। नेक्स्ट देखते हैं, बांग्लादेश इंडिया नेपाल टू मूव अहेड ऑन MVA पैक्ट, ठीक है। MVA पैक्ट को लेके बात की गई है। भूटान जो है अभी वो नहीं इंडोर्स कर रही है प्लान को अभी के लिए। भूटान जो है अभी भी वो कंटिन्यू है, जो मोटर व्हीकल एग्रीमेंट जो है MVA उसको लेकर के बात चल रही है। और सब रीजनल बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल जो सब रीजन है वहाँ पे इस चीज़ को लेके जो बात है वो चल रही है, जो शेयर करते हैं रीज़न, ठीक है। सब रीजन जो है बांग्लादेश, भूटान, ठीक है, इंडिया और नेपाल का BBIN भी कहा जाता है। तो इसमें जो ये भूटान है वो अभी उसने अभी तक साइन नहीं किया है। तो इसमें क्या है, देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो मतलब मार्च के लास्ट तक, ठीक है, एंड ऑफ मार्च तक वो जा सकते हैं। जो वो है बिम्स्टेक की समिट है उसको कोलंबो में अटेंड करने के लिए। अब बिम्स्टेक जो है वो उसके बारे में भी आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा और उसका फुल फॉर्म भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसका फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। और इसमें कौन कौन इंक्लूडेड है, कौन कौन सी कंट्री, बांग्लादेश, नेपाल एंड भूटान, ठीक है। अब ये BBIN मीटिंग जो है वो फर्स्ट अभी जो हुई वो 2020 फरवरी में हुई थी, ठीक है। और MVA कोविड के चलते जो आउटब्रेक हुआ उस पे चलते फाइनलाइज नहीं हो पाया। अब ये देखिए कि जो मीटिंग के दौरान क्या हुआ था कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की गई थी इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल, ठीक है, साइन की गई, जिससे कि इम्प्लीमेंटेशंस जो है BBIN MVA को लेके वो किया जा सके। और तीनों कंट्रीज़ ने साइन किया, पर भूटान ने अभी तक रेटिफिकेशन नहीं दिया हुआ है, ठीक है, और फाइनलाइज्ड नहीं किया है। और ये जो ऑपरेशनलाइजिंग है MVA का वो कंक्लूड क्या करेगी, पैसेंजर और कार्गो प्रोटोकॉल को, ठीक है। इसमें क्या है, BBIN कंट्री होगी वो फॉस्टर करेगी ग्रेट सब रीजनल कोऑपरेशंस को। अब ये आप देखो कि ओरिजिनल जो BBIN MVA है वो साइन हुआ था जून 2015 में, ठीक है। फिर बाद में क्या हुआ कि भूटान ने ऑब्जेक्शन किया सस्टेनेबिलिटी को लेके और इन्वायरमेंटल कंसर्न को लेके, और भूटानीज जो पार्लियामेंट है उसने डिसाइड किया कि इंडोर्स नहीं करेंगे प्लान को। और फॉर्मल जो प्राइम मिनिस्टर उनके थे तो बाया श्रिंग गवर्नमेंट, उन्होंने कहा कि अलाउ जो किया था, मतलब उन्होंने ये बोला कि वो नहीं इंडोर्स करेंगे। लेकिन क्या हुआ कि जो अदर 3 कंट्रीज़ थे वो आगे बढ़ गई और उन्होंने प्रोजेक्ट जो है फॉर व्हीकुलर मूवमेंट, ठीक है, BBIN MVA का, उसको चालू रखा। अब देखो इसमें क्या है कि ये जो प्रोजेक्ट है वो डिसाइड किया गया था मीटिंग के दौरान, नवंबर 2021 फिर से हुआ था, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये जो प्रोग्रेस है वो 7 ईयर ओल्ड प्रोजेक्ट है, ठीक है, और इसके बहुत सारे ट्रायल भी हो चुके हैं।
और ट्रायल के साथ साथ ये भी है कि इसमें जो ट्रायल रन्स हुए हैं वो 3 कंट्रीज़ के बीच हुए हैं, बांग्लादेश, इंडिया और नेपाल के साथ, क्योंकि भूटान तो पीछे हट गया अभी, मतलब वो फाइनलाइज नहीं किया, रेटिफाई नहीं किया। अब ये जो है इसमें रोड रूट को लेके बात हुई है। पैसेंजर जो है वो बसेस और कार्गो ट्रक से ट्रेवल कर सकते हैं और यहाँ से वहाँ तक जा सकते हैं, ठीक है। और फाइनल प्रोटोकॉल अभी होगा। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था आईआर के पर्सपेक्टिव से। आगे देखते हैं। श्रीलंका फाइनेंस मिनिस्टर टू विजिट इंडिया फॉर टॉक ऑन एड, ठीक है। सो फॉर असिस्टेंस ऑफ $1.4 बिलियन हैज़ बीन एक्सटेंडेड। तो बस यही है, श्रीलंका के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो इंडिया विजिट किए और उन्होंने सहायता मांगी है और इंडिया ने भी बोला है कि हाँ, हर जो जिस भी तरह तरीके की सहायता इंडिया कर पाएगी वो करेगी, ठीक है। और जो ये असिस्टेंस यानी कि सहायता जो प्रदान करने की बात है वो 1.4 जो बिलियन है वो एक्सटेंड किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। जो बाइडेन ने क्या किया है कि रशिया के ऑयल और गैस इंपोर्ट को रोक दिया है, ठीक है। प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने उन्होंने अनाउंस किया बैन करने के लिए, ठीक है, ऑयल और गैस रिलेटेड जो भी रशिया से इंपोर्ट कराते थे, ठीक है। और यूएस जो मीडिया है उसने ये बताया कि ये जो बैन है वो इंक्लूड करेगी रशिया के ऑयल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस को भी। तो बस ये वही उसी को लेके है जो एक हैवी जो सैंक्शंस इम्पोज किया था रशिया पे किया गया था यूएस के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अभी ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है रशिया और यूक्रेन, उसका इम्पैक्ट ये भी हुआ है कि जो ऑयल प्राइसेस हैं वो इंक्रीज़ हो गई हैं सर्टेनिटी, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है कि ये इम्पैक्ट कर रही हैं इकोनॉमी को, क्योंकि ऑयल प्राइसेस का हाइक कर जाना ये भी बहुत ज़्यादा एक टाइप से महंगाई को बढ़ाना, इन्फ्लेशन को बढ़ाना और बहुत सारी दिक्कतें लाता है, ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर कह रही हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट एग्जामिन कर रही है, देयर आर कोई अल्टरनेटिव सोर्सेस देखे जा रहे हैं कि जिससे जो है चीज़ें उसके भरपूर किया जा सके, यानी कि भरपाई किया जा सके, ठीक है, और इससे निकल जा सके। और जहाँ से और ये भी अल्टरनेटिव सोर्स देखे जा रहे हैं कि कहीं और से हम जो क्रूड ऑयल हैं वगैरह ये सब मंगवा सकें, इंपोर्ट करा सकें। नेक्स्ट देखते हैं। और ये जो क्रूड प्राइसेस हैं इससे लेके पहले भी बात हो चुकी थी, जो क्रूड ऑयल्स हैं उसको लेके बात हुई थी, ठीक है। और ये जो वॉर की सिचुएशन है उसमें तो ऐसा होना लाजमी था और पहले से ही लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।